नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक्स लॉ हमने करना है। विस्कोसिटी हमने अभी तक किया। देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, अभी हम कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो डेट मीन्स विस्कोसिटी लिक्विड की कैसी, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी डेट मीन्स वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। अगर लिक्विड ज़्यादा विस्कस है, ठीक है, डेट मीन्स उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर उसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब वो अपनी जगह को स्टिक करके रखेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी उतना ही वो स्टिकीनेस टू द सरफेस वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी, अगर विस्कोसिटी की वैल्यू कम होगी, जैसे हम फ्लूइड की, वाटर की विस्कोसिटी सबसे कम कंसीडर करते हैं जनरली, क्योंकि उसको आइडियल फ्लूइड माना जाता है कि उसके अंदर विस्कोसिटी नाम की कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसमें विस्कोसिटी ना हो, क्योंकि हमने उसे आइडियल फ्लूइड की आइडेंटिटी दे रखी है, तो हम कहते हैं कि उसमें विस्कोसिटी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि विस्कोसिटी, ये सारी जो हम टर्म स्टडी करते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड करते हैं, ठीक है, और रियल फ्लूइड करते हैं। तो रियल फ्लूइड जो रियल लाइफ में हमें मिलते हैं, वाटर फ्लूइड को हमने एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर कर रखा है, जिसमें हम मान के चलते हैं कि उसमें कोई सरफेस टेंशन नहीं होगी, कोई विस्कोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो वाटर की विस्कोसिटी ना के बराबर होती है तो वो फ्लो कर जाता है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे हाईली विस्कस, हाईली विस्कस का मतलब क्या है कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, डेट मीन्स वो उसकी स्टिकनेस ज्यादा है। स्टिकनेस ज्यादा का मतलब क्या होगा कि अगर मैं उसे मूव करवाने की कोशिश करूंगा तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अगेंस्ट द मोशन के अगेंस्ट। तो यही है स्टोक्स लॉ ने हमें एक ड्रैग फोर्स दिया था। ड्रैग फोर्स का मतलब क्या होता है कि इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देखो ये तो हमारे पास बेस हो गया, जैसे ग्राउंड लेवल है, और ये एक विस्कस फ्लूइड है उसके ऊपर रखा हुआ, ठीक है, विस्कस फ्लूइड है, और एक स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। यहां पर क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी इज मूविंग with velocity v over the viscous fluid। विस्कस फ्लूइड पे ये v वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश कर रही है। तो देखो क्या होगा, ये अपने साथ जो इसके सरफेस के साथ टच में जो फ्लूइड है उसको भी इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगी। नेचुरल सी बात है ना, जो सरफेस टच में होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसके साथ जो सरफेस टच में होगा उसको भी आगे की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। मतलब स्फेरिकल बॉडी को मैं इट का नाम दूंगा, इट विल ट्राई टू मूव द लेयर ऑफ फ्लूइड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद इट। जो इससे कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, जो इससे कॉन्टेक्ट में है उसको अपने साथ मूव करवाने की कोशिश करेगी, मतलब हम बोले तो ड्रैग करवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। लेकिन जो इसके टच में नहीं है लेयर्स, वो तो रेस्ट कंडीशन में ही रहेंगी, ठीक है ना। दी लेयर्स ऑफ फ्लूइड विच आर not in contact with spherical body are in rest condition, ठीक है, are in rest condition। अब देखो इससे नीचे वाले जो लेयर हैं वो तो रेस्ट कंडीशन में है, एक फ्लूइड की लेयर वो मोशन में आ गई, तो जो रेस्ट कंडीशन में लेयर है और जो लेयर मोशन में आ गई उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ए रिलेटिव मोशन विल बी देयर इन बिटवीन द लेयर which is in motion with spherical body and the layer
विच इज इन रेस्ट कंडीशन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्या होगा, अब एक रिलेटिव मोशन सेटअप हो जाएगी। ठीक है, एक रिलेटिव मोशन सेटअप हो जाएगी किस किस के बीच में? जो लेयर आगे की तरफ मूव कर रही है, अब एक लेयर तो रेस्ट कंडीशन में है, एक लेयर आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? एक रिलेटिव मोशन सेटअप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक ड्रैग फोर्स क्रिएट होगा। जिसकी वजह से क्या होगा? एक ड्रैग फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है ना? एज ए रिजल्ट ए ड्रैगिंग फोर्स एक ड्रैग फोर्स आ जाएगा। ए ड्रैगिंग फोर्स विल कम इन, आप कह लो कम्स इन टू प्ले। जो क्या करेगा? जो लेयर मोशन में थी उसको रोकने की कोशिश करेगा कि वो मोशन में ना आए, वो आगे की तरफ मूव ना करे। ठीक है ना? बैकवर्ड जो ड्रैगिंग फोर्स आ गया हमारे पास, विच अपोजिस दी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट कह लो या जो हमारे पास बॉडी है उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। ठीक है ना? देखो ना, आप जैसे एक लेयर रेस्ट कंडीशन में ये इसके ऊपर मूव करना चाह रही है, तो ये रिलेटिव मोशन सेटअप होती है, तो एक रेजिस्टेंस ऑफर होती है जो इसको आगे बढ़ने से रोकती है। अगर एक लेयर दूसरी लेयर को आगे बढ़ने से रोकेगी तो नेचुरल सी बात है कि दूसरी लेयर के ऊपर क्या है हमारे पास? स्फेरिकल बॉडी है, ये भी आगे मूव होने से रोकेगी, तो एक ड्रैग फोर्स क्रिएट होता है। मतलब ये ड्रैग फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो रजिस्ट करता है किसको? स्फेरिकल बॉडी को आगे मूव करने से। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। देखो क्या किया हमने, स्टोक्स ने क्या किया था? स्फेरिकल बॉडी पिक की, उसको इसके ऊपर रखा, विस्कस फ्लूइड के ऊपर रखा, और उसको मोशन, उसको वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करवाया। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो इसके साथ लेयर होगी फ्लूइड की, उसको भी आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो उसके टच में नहीं है लेयर्स, वो क्या होंगी? वो अभी भी रेस्ट कंडीशन में है, जिसकी वजह से क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन सेटअप हो जाएगी इन बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा? एक फोर्स जनरेट होगा जिससे हमने ड्रैग फोर्स कह दिया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रोकेगा। ठीक है, अब क्या है, चलो एक और पॉइंट लिख लो। दिस ड्रैगिंग फोर्स, अब ये ड्रैगिंग फोर्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी के ऊपर। स्फेरिकल बॉडी जितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, फोर्स का अमाउंट भी उतना ही ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रैग फोर्स का, बैक फोर्स का उतना ही अमाउंट वो भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ड्रैग फोर्स का अमाउंट उतना ही ज्यादा होता है, किस पे डिपेंड करता है? वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? जितनी वेलोसिटी हम ऑब्जेक्ट की क्रिएट करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा ड्रैग फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ उसने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, इतना पोज करके नोट डाउन करो, फिर वो फॉर्मूला बताता हूं क्या था। जो ड्रैग फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला था 6 पाई म्यू वी इंटू में आर, म्यू वी इंटू में आर। एफ जो है वो तो हमारे पास हो गया ड्रैग फोर्स, और म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वी इज द velocity of spherical body and r is the radius of
स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यहां से इस लॉ को हम विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस, विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। यूनिट एंड डायमेंशंस का प्रोसीजर हमने किया हुआ है कि अगर मेरे को कोई फॉर्मूला जनरेट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गिवन हो, अगर हमें मान लो यूनिट एंड डायमेंशन से, क्योंकि ये आ सकता है, हमें आ सकता है कि प्रूव दी स्टोक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनलेस एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्टोक्स लॉ फाइंड आउट करना है। और आपको गिवन क्या होगा कि ड्रैग फोर्स इज ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन, अब आपको ये कैटेगरी गिवन होगी, किसके पे डिपेंड करता है? आपको गिवन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, और आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थर्ड आपको गिवन है रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और आपको ऑब्जेक्ट कैसा गिवन है? स्फेरिकल। ऑब्जेक्ट कैसा गिवन है? स्फेरिकल इन नेचर है। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में। तो इसके लिए हम कैसे शुरुआत करते हैं कि जो फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय म्यू, वेलोसिटी को हम v से शो कर रहे हैं और रेडियस को r से शो कर रहे हैं। म्यू की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। इस फॉर्म में ही किया था, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था k, म्यू की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। ठीक है, फिर हम जैसे इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते थे, फिर हम करते थे कन्वर्ट इक्वेशन नंबर 1 इन MLT फॉर्म, उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है ना। देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो आपको याद होना चाहिए, MLT-2, ये आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ML-1 T-1। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आपको फॉर्मूले से ये डिराइव करना है, ये हम कर चुके हैं। वेलोसिटी LT-1 और रेडियस के पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं फोर्स का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक है, अगर हम यहां पर अब इसे रिप्रेजेंट करें, फोर्स MLT-2, K क्या होता है हमारे पास? K इज दी डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है तो उसको इस फॉर्म में m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 और ML-1 T-1 की पावर a हो जाएगा, LT-1 की पावर b, और यहां मल्टीप्लाई में एक फैक्टर आ जाता है l की पावर c। ठीक है, अब हम m, l और t की पावर्स को कंबाइन करेंगे राइट हैंड साइड में। यहां क्या है? MLT-2 चल रहा है। यहां अगर मैं m की पावर को, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, m की पावर 0 है, यहां m की पावर कितनी है? a, यहां m की पावर 0, यहां पर m की पावर 0, तो m की पावर a ही आ गया। l की पावर को कंपेयर करो, l की पावर -a,
यहां एल की पावर बी, यहां एल की पावर सी। टी की पावर को कंपेयर करो, यहां माइनस ए और यहां पर माइनस बी। ये हमने कंपेयर करके एमएलटी की फॉर्म में सारी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे एम की पावर को, एल की पावर को और टी की पावर को। ठीक है, ऑन बोथ दी साइड्स। पहले इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एम ऑन बोथ साइड्स। ये प्रोसीजर क्यों किया जाता है, टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अगर मैं m की पावर को कंपेयर करता हूं दोनों साइड, देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर कितनी है 1, राइट हैंड साइड में m की पावर कितनी है a, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ l ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट, यहां देखो l की पावर कितनी है 1, राइट हैंड साइड में कितनी है माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको होल्ड पे रख देते हैं। अब हम करें और कंपेयरिंग पावर ऑफ टी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, पावर ऑफ टी ऑन बोथ साइड्स। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में टी की पावर कितनी है -2 और राइट हैंड साइड में टी की पावर कितनी है -a माइनस बी। ठीक है, -a माइनस बी। अब a की पावर हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अगर a की पावर यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो -1 माइनस बी, मतलब -2 इज इक्वल टू -1 माइनस बी। बी को ले यहां ये ले जाओ, 2 को वहां ले जाओ, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, b इज इक्वल टू -1 प्लस 2 डेट इज 1। b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब a और b की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, b की वैल्यू भी यहां पुट कर दें और a की वैल्यू हम यहां पुट कर दें, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू a की जगह हमने पुट कर दिया -1, b की जगह पुट कर दिया +1 प्लस c। ठीक है ना, a की जगह 1 ही पुट किया था, -1 बन गया, तो यहां से c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। हमने a b और c की वैल्यू आइडेंटिफाई कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसमें अब हम a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा k, म्यू की पावर a मतलब 1, v की पावर 1, r की पावर 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। अब ए बी और सी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो म्यू वी और आर ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, यही हमारे पास क्या होता है, स्टोक्स लॉ होता है। ठीक है ना, अब एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो ये k है, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 2 पाई आ जाती है। ठीक है ना, ये यही तो हमारे पास डायमेंशंस फॉर्मूला की जो हमारे पास ड्रॉबैक था कि हम इसमें कांस्टेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके थ्रू अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे को वैल्यू क्या मिलेगी 2 पाई मिलेगी। ठीक है, इतना पोज करके नोट डाउन करो। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। देखो ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.5 mm, आपको रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप गिवन है 0.5 mm, हैज ए टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी की वैल्यू आपको कितने गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, म्यू की वैल्यू कितने गिवन है 18 × 10⁻⁻5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओह, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड दी विस्कस फोर्स, हमें फोर्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। देखो ये आपको सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट गिवन है, क्योंकि हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है ना। अगर मैं इसे सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड सेकंड ही रहता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट गिवन है। सीजीएस सिस्टम है, आप सभी को सीजीएस में कन्वर्ट कर लो। 0.5 mm उसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। हम फोर्स की भी सीजीएस सिस्टम में ही आंसर निकाल देंगे जो होगा डाइन। मुझे ये फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी क्या किया, 6 पाई म्यू आर इंटू में वी। ठीक है ना। 6 पाई आर की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितने गिवन है, 18 इंटू में 10⁻⁻5। सिंपल सा क्वेश्चन है। आर की वैल्यू कितने गिवन है, 0.5 डिवाइडेड बाय 10 और वी की वैल्यू कितने गिवन है, 200। ठीक है। इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है और हमारे पास इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा 0.034 डाइन। ठीक है। ये ड्रैग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इतना। ठीक है ना। सिंपल, आपको सारी वैल्यूज गिवन थी, नॉर्मली हमने सिर्फ पुट किया है और आंसर निकाल दिया है। ठीक है। इतना नोट डाउन करो।